गुड मॉर्निंग बच्चों। एक टॉपिक हमने स्टार्ट करके रखा है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। आपने देख ली क्लास? नहीं? चलो, अब जिन्होंने देखी कल की क्लास वो देख लीजिएगा, एप्लीकेशन में भी चल रही है। ठीक है, पहला टॉपिक है बच्चों, रीजन फॉर डाइवर्सिफिकेशन। कि डाइवर्सिफिकेशन हमने क्यों करना है, क्या कारण है। पहला कारण था कि हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी ना बढ़ जाए, किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। तो दैट्स वाई हमें डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है, मैंने प्रॉपर आपको समझाया था वो डिटेल में। नेक्स्ट है कि ताकि हमें और भी परमानेंट ऑप्शन मिल सके, सस्टेनेबल ऑप्शंस मिल सके अपनी जीविका को चलाने के लिए। दैट्स वाई हमें डाइवर्सिफिकेशन करना है। नेक्स्ट है, इसके फायदे क्या होंगे। वही फायदे ये होंगे, एक तो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है एडिशनल। एडिशनल क्या मिल जाएगा हमें, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जब ज्यादा ऑप्शन होंगे तो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, और इससे हम जो रूरल एरिया में जो लोग हैं वो पॉवर्टी से और जो बाकी जो दिक्कतें हैं उनसे बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ये थर्ड टॉपिक है इसका, किसका, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर का। इसमें बच्चों जो टाइप्स होते हैं डाइवर्सिफिकेशन के, वो दो तरीके से हो सकते हैं। या तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि हम एक ही क्रॉप को प्रोड्यूस ना करें, मल्टी क्रॉप को क्या करें, प्रोड्यूस करें। और दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर में ही क्यों करना है, एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज भी तो है, नॉन फार्म सेक्टर में भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। तो आप एग्रीकल्चर को ही चेंज करके कैटेगरी ही चेंज कर दो। पहले वाली का मतलब है कैटेगरी सेम रखो, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप क्या करो, प्रोड्यूस करो। दूसरे वाला बोल रहा है कैटेगरी ही क्या कर दो, चेंज कर दो। और भी तो ऑप्शन है आपके पास, तो उनमें आओ, खाली एग्रीकल्चर ही क्यों करना है। तो इसके बारे में कल बच्चों हमने देखा था। फिर हमने ये भी देखा था खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है, रबी क्रॉप्स कौन सी होती है, और ये भी पढ़ लिया था हमने। और आज हमें क्या पढ़ना है, नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब वो जो सेकंड वाला है बच्चों, कौन है सेकंड वाला, कौन है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। उसके टाइप्स है ये, मतलब उनमें हम किस किस एरियाज में ऑपरेट कर सकते हैं और हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो ये वो है नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब फार्मिंग से अलग ऐसे कौन से एरियाज है जहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है या की जा सकती है। ठीक है ना। उसमें हमने यहाँ पे 5 एक क्या देखने हैं, अलग अलग एरियाज देखने हैं। जैसे कि पहला है एनिमल हस्बेंड्री, दूसरा है यहाँ पे डेयरिंग, एक हॉर्टिकल्चर है, एक क्या है आईटी सेक्टर है, और एक और करके है कोई तो यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये 5 एक हमें क्या देखनी है, हेडिंग देखनी है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, जिसको क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक फार्मिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक फार्मिंग। अच्छा, एक चीज तो है बच्चों एनिमल हस्बेंड्री, ध्यान से सुनना भाई वर्मा जी। एक तो है एनिमल हस्बेंड्री, और इसी के नीचे जस्ट आप देखोगे तो एक है डेयरिंग। क्या आप मुझे दोनों में फर्क बता सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। डेयरिंग में तो उन लाइव स्टॉक को पालते हैं, हाँ, जिनसे हमें कुछ एक्सट्रैक्ट किया जा सकता हो, जिनसे हमें कुछ मिलता हो इन द सेंस। और मेनली खासकर किसकी बात की जा रही है, मिल्क की भी बात की जा रही है कि ऐसे जानवरों को पालना या मेंटेन करना कि जिन जो क्या देते हैं, दूध देते हैं। और बाकी अगर जो पहले वाला है जो एनिमल हस्बेंड्री है जिसको हम लाइव स्टॉक फार्मिंग, उसमें सब आ जाएंगे। ठीक है ना। जैसे हाँ, भेड़, हालांकि भेड़ बकरी भी किस, वो भी मतलब जो बकरी होती है ना, या भेड़ होते हैं वो भी दूध देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें और भी उसमें कैटेगरी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि कुछ लोग बत्तख वगैरह भी, डक वगैरह भी क्या करते हैं, पालते हैं। ठीक है ना। पोल्ट्री फार्मिंग अलग हो जाएगी, वो एनिमल हस्बेंड्री में नहीं आएगी, है ना। बिकॉज जो वो है मुर्गी है, उसको हम क्या नहीं बोलेंगे, एनिमल में काउंट नहीं करेंगे, है ना। वो किस में आएगी, बर्ड्स में आएगी। किस में आएगी, बर्ड्स में आएगी। हाँ हाँ, डक आती है ना। तो उसके लिए लेकिन वो उसमें ही काउंट कर लेते हैं हम उसे, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग के लिए बिल्कुल एक सेपरेट क्या रहती है, हेडिंग रहती है। नहीं नहीं, इसमें वो वाली बात नहीं है, जो है मैं आपको वही बता रहा हूँ।
ठीक है ना। एनिमल हस्बेंड्री में कुछ जो वो करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, वो उसमें आ जाती है। लेकिन जो उसके लिए है, जैसे मैंने बोला कि वो भी क्या है, जो है ना वो क्या है, बर्ड है, लेकिन उसके लिए एक सेपरेट क्या होती है अलग से ही, मतलब वो ज्यादा जो सेक्टर है आज के टाइम में इतना ज्यादा चलता है, तो उसके लिए अलग से ही उन्होंने क्या बना के रखी है, हेडिंग बना के रखी है, पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है ना, तो वो चीज है। चलो देखते हैं बच्चों, एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक फार्मिंग। एनिमल हस्बेंड्री इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है। तुम बोलोगे एग्रीकल्चर की वो ब्रांच, हाँ, एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटीज जो होती है उनकी वो ब्रांच है, विच इज कंसर्न विद द ब्रीडिंग, रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स। जहां पे हम क्या करते हैं, किसकी ब्रीडिंग कराते हैं, रियरिंग कराते हैं, केयरिंग करते हैं, किसकी, फार्म एनिमल्स की। अंडर लाइव स्टॉक फार्मिंग, कैटल, गोट्स, डक्स एक्सेट्रा आर वाइडली हेल्ड स्पीशीज। अब जैसे कि आप भी अभी पूछ रहे थे कि भैया ऐसे तो डक भी किस में आती है, बर्ड्स में आती है, लेकिन दरअसल क्या है, मतलब मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब क्या करूं कि बताना पड़ेगा मेरे को, कि डक्स वगैरह जो होती है ना, बहुत अलग से, तो बहुत बड़े स्केल पे तो लोग क्या नहीं करते, इनको पालते नहीं है। लेकिन क्या बोलूं अभी आपको, लोग पता है इनको क्यों पालते हैं, वही इनके मीट के लिए, किसके लिए, और पता क्यों, क्योंकि अब ऐसा बोलते हैं, देखो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जस्ट मैं तो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को बस वो पढ़ाना है, बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, हालांकि बताना नहीं चाहता हूँ मैं सुबह सुबह, लेकिन फिर भी लोग ऐसा बोलते हैं, जो मैंने सुना है जितना, कि जो इनका वो होता है, इनका जो मीट होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, और पता नहीं जो भी इनके खाने वाले होंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, दैट्स वाई बस। ठीक है ना, इससे ज्यादा मैं इसके बारे में कुछ और नहीं बोल सकता। हाँ तो मतलब पता नहीं यार, लेकिन आप चलो अच्छा आप बताओ, क्या मतलब अपनी जीभ के लिए, अपने टेस्ट के लिए किसी को मारना कोई जायज है ये? हाँ, लोग बोलते हैं ऐसा, लोग ऐसा बोलते हैं, या कोई भी अगर कोई भी बंदा अगर कोई नॉन वेज का कंजप्शन करता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो तो सबका अपना पर्सनल है, मैं उसमें कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो जस्ट एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या अपने टेस्ट के लिए किसी की जान लेना, ये कहीं कहीं से भी किसी भी एंगल से भी जायज है कि नहीं है? इनफैक्ट मैंने अभी इंस्टाग्राम पे की स्टोरी शेयर की थी, मतलब वो जो मेंढक नहीं था, वो मेंढक नहीं था वो हाँ, वो चिकन, हाँ, तो उसे, अब वो मतलब उसकी भाई, मतलब जो भी वो उसे बना रहा था, उसे उसने पूरा उधेड़ रखा था पूरा, ठीक है ना, और मतलब उसके अंदर अब तुम सोचो कि वो उसे उसमें गरम खोलते हुए, उसमें जो भी उसने बना के रखा था, उसमें वो ग्रेवी ग्रेवी जो भी बोलते होंगे उसे, वो उसमें डाल रहा था उसे, और वो मतलब उसकी उसने खाल वाल सब उतार दी, उसका सब पूरी बॉडी उसकी मतलब अंदर अंदर की इसका वो रह गया, जो हाँ, बाहर का सब हटा दिया उसने, और लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी सेंस आ रही थी उसके अंदर, वो जो चिकन था, कि जैसे ही वो उसे गरम उसमें डाल रहा था, तो वो क्या कर रहा था, हाँ जी, वो हाँ उसके पैर कांप रहे थे, वो इनफैक्ट जैसे होता ना, कि वो जो सेंसेस हमारी काम करती है कि गरम को टच कर दे तो हम बचते हैं उससे, ठीक है ना, तो वो वाले का वो चीज, मैं वही कह रहा हूँ कि ये किसी भी एंगल से, किसी भी, बेटा खाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, पता नहीं लोग क्यों कंजप्शन करते हैं, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। मैं तो आपको मतलब सबका अपना पर्सनल हो सकता है, लेकिन मैं तो अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ आपको, कि एटलीस्ट यार अपने टेस्ट के लिए तो किसी की जान तो मत ही लेना, ठीक है ना, कोई भी धर्म उसे अलाउ नहीं करता, कोई भी धर्म नहीं अलाउ करता वैसा। खैर, हाँ जी, तो कह रहे हैं अंडर लाइव स्टॉक फार्मिंग, कैटल, गोट्स, डक्स एक्सेट्रा आर वाइडली हेल्ड स्पीशीज। कह रहे कैटल फार्मिंग में कैटल्स को, गोट्स को, डक्स को सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, पाला जाता है। ध्यान से सुनो आगे, इंडिया ओन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। भारत में लाइव स्टॉक की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड्स इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी इन इनकम। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, ये चैप्टर में ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मैं जस्ट पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूं, मैं किसी भी प्रकार से आपको ऐसा एनकरेज नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आप तुम देखोगे ना, सबसे ज्यादा जो अत्याचार होता है खासकर जानवरों पे, वो यही इंडस्ट्री करती है, यही इंडस्ट्री करती है। क्या क्या नहीं होता, आपको क्या लगता है कि देखो, कुछ लोग, जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है वीगनिज्म का,
अब उसमें क्या रहता है कि वो लोग बोलते हैं कि जैसे दूध का कंजप्शन करना भी क्या है अपने आप में गलत है। हाँ, मैं ना उस मतलब अगर कोई ये बोलता है कि दूध पीना एक मांसाहारी में आता है, ठीक है ना, तो शायद शायद मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना एक पर्सनल, जितनी मैंने रिसर्च की है, जितना मैंने पढ़ा है, मैं उसकी बेस पे बता रहा हूँ कि शायद मैं उनसे एग्री ना करूं। लेकिन अगर वो, हाँ, उनकी बातों से मैं 50 to 60% एग्री कर जाऊंगा कि वो जो दूध लेने के लिए जिस प्रोसेस से होकर के एनिमल्स को गुजरना पड़ता है, जो जो उनके साथ किया जाता है उनसे दूध निकालने के लिए, वो प्रोसेस बहुत पेनफुल है। इस वजह से मिल्क का कंजप्शन गलत हो सकता है। गलत हो सकता है क्या? गलत है ही उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप आपके घर में क्या कर रहे हो, गाय भैंस पाल के रखे हो, उसे बिल्कुल अपने फैमिली मेंबर के जैसा ट्रीट करते हो और बिल्कुल भी उसे एक्सप्लॉइट नहीं करते हो, ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि उस केस में को फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, ये बोल तो रहे हैं यहाँ पे, अब ये बोल कर रहे हैं लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड्स इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी इन इनकम, और यही ग्रीड है, यही ग्रीड है। कह रहे हैं कि लाइव स्टॉक प्रोडक्शन क्या प्रोवाइड कराता है, एक आपको आपकी इनकम में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। अगर आप ये धंधा करते हो एग्रीकल्चर से निकल करके या उसके अलाइड में ये इस तरह के काम करते हो आप, तो ये कह रहे हैं कि आपको ये इससे स्टेबिलिटी में इनकम आती रहेगी, यही ग्रीड है। और इसी ग्रीड की वजह से लोग, मतलब इंसान भी नहीं बोलूंगा मैं, कोई भी व्यक्ति इनका इतना मिसयूज कर रहा है, किसका, लाइव स्टॉक का, कि जिस हद तक हो सकता है ना उस हद तक इनका मिसयूज किया जा रहा है, इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इनको परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, जस्ट किसके नाम पे? पैसा कमाने के नाम पे। किसके नाम पे? पैसा कमाने के नाम पे। तुम्हें क्या लगता है पोल्ट्री फार्मिंग में जो मुर्गी अंडे देती है, क्या वो अपनी मर्जी से दे रही है? तुम प्रोसेस देखोगे ना, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तुम्हारे को जब सामने से बोला जाए कि तुम्हें तो किसी के लिए तो सोसाइटी में एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए कुछ करना है, मान लिया अगर अभी क्या होता है कि कोई तुम्हें इधर बर्ड जिसका पंख भी आपको कटा हुआ मिल जाए, उसे देख करके तुम्हें क्या होगा, बड़ी दिक्कत होगी, बड़ा पेन सा फील होगा। लेकिन फिर आप रेस्टोरेंट में जाकर के चिकन खा रहे हो, तो फिर आप पागलपंती कर रहे हो, आप ना आधी अधूरी बात कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि जहां पे जिस बर्ड को देख करके, जिस मुर्गी को देख करके तुम्हारे को पेन हो रहा था, अब उसी को जाकर के तुमने, क्योंकि दरअसल बात यही है ना कि वहां पे तुमने उसका पेन देखा अपनी आंखों से। लेकिन जैसे मैं मार्केटिंग में भी बता रहा था, एक कॉन्सेप्ट होता है, एक 7P में से एक P होता है, प्रोसेस। वो जिस प्रोसेस से तुम्हें सर्व किया जा रहा है तुम्हारे खाने में, तुम्हें वो प्रोसेस तो दिख नहीं रही, तुम्हें बस टेस्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? टेस्ट दिख रहा है। जिस दिन चाहे तुम भले ही तुम्हारा अपना पर्सनल कुछ भी व्यू होगा, मैं तो जस्ट आपको यही अपील करूंगा कि एक बार आप मतलब थोड़ा मन से सोच करके किसी दिन वो प्रोसेस देखना, कि जो लोग पैसा कमाने के लिए ऐसे जानवरों को, बर्ड्स को यूज करते हैं, तो उनको देखना, वो प्रोसेस देखना, तुम्हारे अंदर से रूह कांप जाएगी। क्योंकि यार वो भी एक एक लाइफ है, ठीक है ना, और जिस प्रोसेस से होकर के उन्हें गुजरना पड़ता है वो बहुत पेनफुल है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वो ये बोल रहे हैं कि इससे पैसा कमा सकते हो आप, लेकिन कमाने के नाम पे लोग कितना कितना क्या कर रहे हैं, क्या कितना भी उल्टा सीधा कर रहे हैं, तो आपको पता पड़ेगा एक बार तुम थोड़ा देखोगे। कह रहे हैं कि इससे फूड सिक्योरिटी रहती है। क्या रहती है? फूड सिक्योरिटी, वही वाली बात है ना, कि इनको कंजप्शन में भी तो लिया जाता है। कह रहे हैं ये पैसा तो, ये बस तुम ना इन्हें क्या देख रहे हो, तुम अपने पर्पस के लिए बस इन्हें कुछ भी, जो जिस हद तक जा सकते हो ना, तुम जिस हद तक जा सकते हो उस हद तक जा रहे हैं, है ना। ये तो बहुत अच्छी सेंस में यूज कर रहे हैं, मैं तुम्हें बहुत अच्छी सेंस में नहीं बता रहा। भले ही तुम एग्जाम में वो ऐसे इसको ये फैसिनेट कर रहे हो कि इससे पैसा भी मिलेगा, इससे ये भी मिलेगा, मैं लेकिन मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा। हालांकि मुझे पता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए ऐसा, क्योंकि मैं पढ़ाने के तौर पर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना पर्सनल मानना है, और फिर भी मैं एक मैसेज तो एटलीस्ट दे ही सकता हूँ कि आपको पता नहीं, शायद अगर एक भी बच्चा बदलेगा मेरे ऐसा बोलने से, तो मेरे लिए शायद ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। हाँ जी, तो मैं कह रहा हूँ, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इधर टेक्स्ट कह रहा है कि इससे स्टेबिलिटी आती है, किसमें? इनकम में। अगर हम किस में आते हैं? एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं। कह रहे कि फूड सिक्योरिटी भी मिल जाएगी हमें। क्या मिलेगी? कह रहे जब तक पैसा निकल सकता है उससे, तो पैसा निकाल लेंगे, और जब वो किसी काम का नहीं होगा या काम की नहीं होगी, तो फिर उसे खुद खा जाएंगे हम। ऐसा ये बोल रहा है कि फूड सिक्योरिटी भी मिलेगी। क्या भी मिलेगी? फूड सिक्योरिटी। कह रहे और कुछ नहीं है, किसी काम का नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट में आप जाओ ना यार, क्या लोग, मुझे समझ में नहीं आता, शायद अब
क्योंकि ये वीडियो आएगी उस पे यूट्यूब पे आएगी, कभी फ्यूचर में लोग देखेंगे इसे, बाद में देखेंगे, मुझे नहीं पता कितने लोग देखेंगे कितने लोग नहीं देखेंगे, शायद लोग मुझे गाली भी लिखेंगे इसके नीचे, ठीक है ना। लोग, मेरा ये सवाल है ना, क्योंकि मैं कोई पार्शियलिटी के साथ कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, अगर मैंने उसके बारे में बात की तो मैं इसके बारे में बात करूंगा, चाहे वो किसी भी, लोग अपने धर्म स्थल पे जाते हैं, तीर्थ स्थल पे जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि अमरनाथ भी लोग जाते हैं, और कितना, हाँ, कितना गंदा व्यवहार किसके साथ करते हैं, वो जो खच्चर होते हैं उनके साथ करते हैं। यार तुम अपने कर्म काटने जा रहे हो, तुम अपने जो तुमने जिंदगी में पाप किए तुम वो काटने जा रहे हो, और उल्टा जाके वहां पे भी मतलब अपने घर पे पाप करोगे तो उसका तो चलो, उसका तो तुम्हें समाधान मिल जाएगा मंदिर मस्जिद में जाकर के, लेकिन अगर मंदिर मस्जिद में जाकर के भी पाप करोगे वो कहां पे भरोगे। कि कितना बुरा व्यवहार, लोग उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तब खुद उन खाना भी नहीं दे रहे उनको, है ना, उनको चढ़ाए जा रहे हैं। अबे तुम्हें यात्रा, तो अगर ऐसे यात्रा ही करनी है तो बेटा जाके पैदल करो यात्रा, तो पता पड़ेगी यात्रा क्या होती है ना। खच्चर पे चढ़ के जा रहे हो और बोल रहे हो यात्रा करके आए, काहे की यात्रा करके आए, किसी को परेशान करके? क्या भगवान यही बोलते हैं, क्या ऊपर वाला यही बोलता है कि किसी को परेशान करके मेरे दर्शन करने के? इससे बढ़िया तो भाई अपने घर बैठ जाओ, अपने घर बैठ जाओ, अपने माँ बाप की सेवा कर लो, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि जब तक पैसा कमाएंगे तो पैसा कमा सकते हैं, नहीं काम आ रहा तो फूड सिक्योरिटी के लिए हम उसे काम में लेंगे, उसे उसे एज इट इज को हम खा जाएंगे। कितने निर्दयी लोग हैं। फिर कह रहे हैं कि नहीं काम में आ रहा है कुछ भी, और भी वो खा भी नहीं सकते, तो उसे मारपीट करके उसके साथ जैसे भी करके उसे ट्रांसपोर्ट में यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे? ट्रांसपोर्ट के जैसा यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे लोग कितना ओवरलोड करके रखते हैं, बेचारा वो जो, हाँ, बैलगाड़ी हुआ, घोड़ा हुआ, उतना, और उनको इतना मारते हैं, है ना। बहुत गलत है, बहुत पेनफुल है भाई। उनको भी कभी तुम देखना कि जो जिस घोड़े को ओवरलोड करके रखा है, हॉर्स कार्ट पे ओवरलोड करके रखा है, आंखों से आंसू निकलते हैं उनके। क्या तुम्हें भाई कुछ थोड़ा बहुत इंसानियत है कि नहीं है तुम्हारे अंदर? कि यार इतना हम निर्दयी हो गए कि कुछ सोच ही नहीं रहे, हमें पैसों के आगे कुछ दिख नहीं रहा है, कहां पे लेके जाना है पैसा, इतना सब यहीं पे छोड़ के जाना है, ठीक है। आगे कह रहा है कि और कुछ नहीं है तो फ्यूल भी भाई, मतलब उनकी तो इंसान को ही वैल्यू नहीं है, बस उनकी तो हर एक चीज की वैल्यू है, उनका फ्यूल भी यूज हो जाता है। आप जाओगे, लोगों ने वो भी धंधा बना के रखा है। आप अमेजोन पे सर्च करके देखोगे तो काऊ डंग केक के नाम से आपको, है ना, जो उबले होते हैं, है ना, जो गांव में लोग ऐसे नॉर्मली यूज करते हैं, 200 रुपए की 6, तुम सर्च करके देखना, तुम लगेगा तो मजाक कर रहा हूं मैं, लोगों ने उसे भी धंधा बनाया, 200 रुपए की 6। अरे गांव में जाओ, लोगों से जाओ के मांगो तो ऐसे तुम्हें 10-10, 20-20, 50-50 ऐसे तो फ्री में दे देंगे लोग। अमेजोन, लोगों ने ये भी धंधा चालू कर दिया, अमेजोन पे 200 रुपए के 6, मतलब हर एक चीज को, हर एक चीज को शहर वालों ने बना रखे सब जानवरों की, मतलब आज इतना गंदा काम है कि जो जानवर है उनके मरने के बाद भी वैल्यू है, चमड़ी, खाल वाल सब की वैल्यू है ना, सब की वैल्यू है। इंसान की जीते जी वैल्यू नहीं है। समझ में आ रही है आपको बात? खैर, तो वो कह रहे हैं वंस अगेन बच्चों, मतलब अदरवाइज मत लेना, मेरा मन किया तो मैंने बताया आपको, है ना। थोड़ा मैं जो रियलिटी है उससे थोड़ा रूबरू कराना चाहता हूँ। ये फैस्किनेट करके बता रहे हैं, मत देखो उसे फैस्किनेट करके। और बहुत अच्छे काम है जिंदगी में जो कर सकते हो, उनसे भी पैसा कमा सकते हो। एजुकेशन अगर तुम्हारे पास है तो सब कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। कह रहे कि ये काम करो तो स्टेबिलिटी मिल जाएगी इनकम में, फूड सिक्योरिटी मिल जाएगी, ट्रांसपोर्ट के जैसा उसे यूज कर लेंगे, उसे मारेंगे पीटेंगे, अपना काम कराएंगे, बोझा ढुआएंगे उससे, है ना, उसे उसका फ्यूल भी यूज करेंगे। क्या भी करेंगे आजकल तो, उसके मीथेन वगैरह के, उसे जो बायोफ्यूल है उससे मीथेन वगैरह बनाने के बड़े बड़े क्या लग रहे हैं, प्लांट लग रहे हैं। मतलब अब उसका जो वेस्ट है उसको वो भी जबरदस्ती कराएंगे, तू कर वेस्ट। तुम सोच रहे हो, नहीं हंसने की बात नहीं है बेटा, तुम सोचो कि उसको वो भी, मतलब वो अपनी मर्जी से तो कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। तुम्हारे पैसा कमाने के लिए तुम उससे सब कुछ कराओगे, तो वो चीज है। वो कह रहे कि फ्यूल मिल जाएगा, और कह रहे हैं कि एंड न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली, और कह रहे कि तुम्हारी बाकी उसे जब खा पी के उसे तुम्हें क्या भी मिलेंगे, न्यूट्रिशन मिलेंगे, ठीक है ना। गाय का न्यूट्रिशन भाई, जब इंजेक्शन लगा करके तुम दूध निकलवाओगे, ठीक है ना, और खिलाने के नाम पे तुम उसे लाइव स्टॉक को मैली खिला रहे हो, समझते हो? नहीं समझ में आती है आपको? मील में से आती है जो शीरे के ऊपर से निकलती है। वो क्यों खिलाते हैं? बिकॉज उसका जल्दी पेट भर जाता है, लाइव स्टॉक का पेट जल्दी भर जाता है। कभी कभी तुम देखना, कभी ऐसे तुम बाहर से दूध लेके आते हो तो उसमें जो दूध होता है उसमें अजीब सी स्मेल आती है, शीरे की स्मेल आती है,
ठीक है ना, वो इसी वजह से आती है। तो वो कह रहे हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू, बोलने के लिए बोल रहे हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, अरे खाने के लिए और भी बहुत चीजें भाई जिनसे न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल जाएगी, है ना। ये नेचर में ये हर एक चीज की अपनी एग्जिस्टेंस है, उसका अपना यूज केस है, तुम उसे एक्सप्लॉइट मत करो, ठीक है ना, विदाउट डिसरप्टिंग अदर फूड प्रोसेसिंग प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। वो कह रहे हैं कि वंस अगेन मैं वापस से पढ़ता हूँ क्योंकि बच्चों कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये लिख कुछ और रहा है, लिख मतलब किसी और सेंस में लिख रहा है, ये पॉजिटिव सेंस में बता रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ नेगेटिव सेंस में, मतलब ये अब पता नहीं मेरे अंदर से आ रहा तो मैं बता रहा हूँ आपको। लाइव फिर दोबारा पढ़ता हूँ, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड इंक्रीज स्टेबिलिटी इन इनकम। अब जैसे ये बोल रहा है वैसे बता रहा हूँ, मेरे को जो कहना था मैं कह चुका हूँ। वो कह रहे हैं कि इंक्रीज स्टेबिलिटी मिलती है इससे, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी आपकी इनकम में, ठीक है ना, ऐसे नहीं आपकी इनकम फ्लक्चुएट करेगी अगर आप इस सेक्टर में आते हो एनिमल हस्बेंड्री में, ठीक है ना, मेरे शब्द नहीं है वही पे पढ़ रहा हूँ बस। कह रहा है कि फूड सिक्योरिटी मिलेगी, क्या मिलेगी। नेक्स्ट है इसे ट्रांसपोर्ट के तौर पे भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, फ्यूल के तौर पे भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, और न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली, न्यूट्रिशन के लिए भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, विदाउट डिसरप्टिंग अदर फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। बाकी किसी को किसी दूसरे को हार्म पहुंचाए, सारा हार्म इसको पहुंचा दो, बाकी किसी को छेड़छाड़ किए बगैर, इससे ये कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात लिखी है, ठीक है ना, नालायक हो। आगे क्या बोल रहे हैं, द लाइव स्टॉक सेक्टर प्रोवाइड्स ऑल्टरनेट लिवलीहुड ऑप्शंस टू ओवर 70 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। दरअसल जो नमन भैया के सबको आप एक यूज से नाप रहे हो क्या, कि जो फार्मर्स वगैरह थे, बेटा फार्मर्स तो बहुत अच्छे से, आप कभी गांव में जाके देखो तो कितने प्यार से रखते अपने लाइव स्टॉक को, है ना, अच्छे से नहला धुला के। लेकिन जब बात आती है ना कमर्शलाइजेशन की, जहाँ पे पैसा आ जाता है तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं, चाहे वो लाइव स्टॉक से हो, ठीक है ना। जहाँ पे हमें कभी भी देखना, तुम अपने घर में अगर लाइव स्टॉक को रखते होंगे तो बड़े प्यार से रखते होंगे, बिल्कुल अपनी फैमिली मेंबर के जैसा, है ना, अच्छे से खाने पीने के लिए भी अच्छे से नहला धुला करके, अच्छे से साफ सफाई। इनफैक्ट मैंने बहुत ऐसी वीडियो भी देखी है कि जो बहुत फार्मर्स इनफैक्ट पंखा भी लगा के रखते अपने लाइव स्टॉक के ऊपर, है ना, बहुत अच्छे से, है ना। एक बच्चा हमारे यहाँ पे पढ़ता है अनंत मलिक, तो वो बहुत अच्छे से बहुत बताता था, जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तो बताता भैया हम बहुत अच्छे से करते हैं, और भी बहुत सारे तमाम बच्चों ने बताया कि हम बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन कभी भी अपने गांव में देखना कि जो डेयरी जिसने खोल के रखी होगी, जिसने 50-100 तो बांध के रखे होंगे, है ना, तो उधर देखो कि कितना उसको, उसके लिए जस्ट वो पैसे का मीडियम है, उसे पैसे कमाना है, साफ सफाई तो कहाँ ही करेगा। जो इतनी अपर लेवल की एक्टिविटीज करते हैं वो ही बहुत अलग चीज पे, अलग ही नंबर पे चल रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि लाइव स्टॉक सेक्टर प्रोवाइड ऑल्टरनेट लिवलीहुड ऑप्शन, इससे और भी एडिशनल लिवलीहुड ऑप्शन मिले कितने लोगों को, 70 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। 70 मिलियन का मतलब 7 करोड़, कितने करोड़, 7 करोड़ लोगों को जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है उनको एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली है, इंक्लूडिंग लैंडलेस लेबरर। किसको मिला करके, जिनके पास लैंड नहीं थी तो भाई तुम यही काम कर लो, ठीक है ना। A significant number of women also find employment opportunities in the livestock sector। कह रहे कि महिलाओं को भी इस सेक्टर में क्या मिला है, रोजगार मिला है। कल तो बोले थे कि जो मेल मेंबर थे वो एग्रीकल्चर में लगे रहते थे, और जो क्या थे फीमेल मेंबर्स थी, सॉरी जो मेल मेंबर थे वो तो नॉन फार्म एरियाज में लगे हुए थे, और जो महिलाएं थी वो एग्रीकल्चर में। आज तो उल्टा ही बोल रहे हो। सुनो, बिल्कुल सही बात है, कल की बात सही है, लेकिन ये जो सेक्टर है, ये जो एनिमल हस्बेंड्री है, ये ना कहीं ताल्लुक रखता है किससे, गृहस्थी से, एक टाइप से, मतलब इन द सेंस कि ये जो काम है इसके लिए कोई अलग से नहीं करना होता है, ये घर में ही हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि गांव की महिलाएं चारा लेके आती है लाइव स्टॉक के लिए, है ना, 2-3 उन्होंने लाइव स्टॉक रख लिए, तो उसका दूध निकालना वगैरह वगैरह। फिर दूध अभी ऐसा होता है ना कई बार कि जैसे मान लिया आप किसी के यहाँ से लेके आते होंगे, तो कोई तो वो उनके घर पे वो सारा काम वो आंटी करती है, ठीक है ना, तो अंकल तो अपने वो उधर फार्म वगैरह पे जा रखे हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब क्योंकि ये काम इजीली मैनेज कर लेती है वुमेन, जो गांव की जो महिलाएं होती है, तो दैट्स वाई उनके हिस्से में ये काम आ जाता है। तो कह रहे हैं कि महिलाओं को भी रोजगार की अपॉर्चुनिटीज मिली है इस सेक्टर में। इन इंडिया पोल्ट्री अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ 58%, फॉलोड बाय अदर कैमल्स, एसेस, हॉर्सेस, पोनीज एंड म्यूल्स। अब ध्यान से सुनो, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हालांकि ये अलग ही होती है,
जो कैटेगरी होती है पोल्ट्री फार्मिंग की, कह रहे कि जो ये जो पूरा लाइव स्टॉक वाला जो सेक्टर है, इसमें सबसे ज्यादा कौन होती है? पोल्ट्री फार्मिंग होती है। कितना होता है उसका शेयर? कितना है? 58%। कितना परसेंट है बच्चों? 58%। क्यों है ये चीजें? मतलब जो पोल्ट्री फार्मिंग को जो बढ़ावा दिया गया है पिछले कुछ सालों में दिया गया, पिछले 10 से 15 सालों में। क्योंकि आपने देखा होगा एक ऐड आती थी, संडे हो या मंडे, ठीक है ना? अब क्या ही बोलूं मैं भाई, अगर किसी वो अगर एग की बात करें, उसमें अगर अंदर से फोर्स लगता है तो एक लाइफ जनरेट होती है, और तुम उसे बाहर से फोर्स लगा करके एक लाइफ क्या कर रहे हो? खत्म कर रहे हो। जो लोग ये बोलते हैं कि एग क्या है? वेज है, बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट तुम देखोगे ना, एक बार और काफी टाइम पहले मैंने एक स्टोरी शेयर की थी अपने इंस्टाग्राम पे। वो क्या है? वो एक हैन का मेंस्ट्रुअल वेस्ट है वो, जिस प्रोसेस से वो, क्योंकि वो नॉर्मल वो एग प्रोड्यूस नहीं कर रही, उसको कराया जा रहा है। एक और चीज होती है बच्चों, पता नहीं, मैं आपके साथ, चलो मैं शेयर करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि करना चाहिए। आजकल तुमने देखा होगा कि जो छोटे छोटे भी बच्चे हैं, मतलब 10-10 12-12 साल के बच्चे हैं, 15-15 साल के बच्चे हैं, उन्हें देखने में तुम्हें लगता नहीं कि वो 10-12-15 साल के बच्चे हैं, ठीक है ना? हाँ जी, वो ऐसे लगता है कि 22 तो 25 साल के बच्चे हैं, 22-25 साल के बच्चे हैं, है ना? ये नहीं नहीं, बात हंसने की नहीं है, थोड़ा सीरियस टॉपिक है। तुमने कभी सोचा ऐसा क्यों? नहीं एक तो चलो इंटरनेट भी हो सकता है, एक रीजन है भी, वो इंटरनेट भी एक रीजन उसका। दूसरी बात है कि बच्चों का खाना पीना जो वो कंज्यूम कर रहे हैं, एक मेरे को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मैं बोलने की कोशिश करता हूँ कि जो मैं एक केमिकल टाइप के कोई चीज होती है, उसका नाम ऑक्सीटॉक्सिन कुछ करके होती है कोई चीज, उसी के इंजेक्शन लगाए जाते हैं लाइव स्टॉक को भी, और जो आपके फूड जो सप्लाई जितनी भी है, जितने भी फास्ट फूड है, उनमें सब में वो आता है ऑक्सीटॉक्सिन करके कुछ होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं फिर कह रहा हूँ, शायद नाम थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन 50-60% मैं सही बोल रहा हूँ, ये मुझे पता है जहां तक मेरे को याद आ रहा है। तो ऑक्सीटॉक्सिन कुछ ऐसा करके होता है। अब तुमने देखा होगा कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि 12-15 साल के बच्चे ऐसे लगते हैं कि 22-25 साल के बच्चे हो तुम। अभी अपने को देखा ना, अपनी अपनी एज 26 साल के आसपास है, और तुम मुझे बोलोगे कि शायद 18-20 साल के होंगे, ठीक है ना? लेकिन तुम आज के बच्चों को देखो, आज के बच्चों को तुम देखोगे, 12-15 साल के बच्चों को, तुम्हें लगेगा कि वो उल्टा ही हो रहा है, 22-25 साल के बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि फूड सप्लाई में जितना भी फास्ट फूड का कंजप्शन हो रहा है, उसमें क्या आ रहे हैं सब? वो ऑक्सीटॉक्सिन करके वो केमिकल आ रहा है, जो तुम्हारी बॉडी की, है ना, टाइम से पहले क्या करता है? ग्रोथ करता है। क्या करता है? ग्रोथ करता है। और वो कंपनी यूज इसलिए करती है बिकॉज टेस्ट ही उससे आता है। कोई कोई चीज तुम्हारे घर पे तुम्हारी मम्मी बनाए, उसमें तुम्हें टेस्ट नहीं आता, लेकिन बाजार में क्यों टेस्ट आता है? जस्ट इसी की वजह से, तो जबकि घर में तुम्हारी सारी चीजें प्योर है ना? मतलब एटलीस्ट इधर उधर की चीजें तो डली, मतलब जो पीछे से ही सप्लाई, मान लिया अगर उसमें ही लेट सपोज आपने पाव भाजी बनाई, ठीक है ना, तो भाजी में अगर जो जो सब्जी आई, अगर उसमें ही कोई दिक्कत है तो बात अलग है, अदरवाइज और तो कुछ चीज डली हुई नहीं, तुम्हें घर में टेस्ट नहीं आता, बाहर में टेस्ट आता है। वो इसी का रीजन है बच्चों ये, ठीक है ना? तो अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कि 58% शेयर किसका है? पोल्ट्री फार्मिंग का। वो ऐसे नहीं हुआ शेयर, वो शेयर कराया गया, बढ़ाया गया है उस शेयर को, है ना, लोगों को इन्फ्लुएंस करके कि अंडे खाना सही है, सही नहीं है। उस चलो तुम बोलोगे एक बार को, तुम मेरे को ये बोलोगे कि नमन भैया तुम तो चलो इस एंगल से बता रहे हो कि उसके लिए, एनिमल के लिए सही नहीं है, तुम्हारे लिए भी सही नहीं है। पहले तुम देखो तो, तुम मेंस्ट्रुअल वेस्ट खाना पसंद करोगे? मतलब अगर कोई खाता है तो मैं उसके लिए बात कर रहा हूं। अब तुम देखो कि तुम कर क्या रहे हो, थोड़ा रिसर्च तो करो। कभी नहीं समझ में आता, उसके एंगल से मत देखो, चलो सारी बातें छोड़ो, मैं तो उसके एंगल से बात करता हूँ कि एनिमल्स को, बर्ड्स को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन तुम अब तुम्हारे एंगल से देखो कि तुम्हें भी हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, तुम जो खा रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे। ऐसे तो होगा नहीं कि तुमने अभी खाया कि अभी के अभी मर जाओगे तुम, या अभी के अभी तुम्हारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स होना चालू होगी, लॉन्ग टर्म में तो पता चलेगा ना।
थोड़ा रिसर्च करके देखो कि जो तुम कंज्यूम करते हो, कि क्या कंज्यूम करते हो, वो किस प्रोसेस से बन रहा है। आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। एक बार थोड़ा उन्हें भी कंसीडर करो, उन्हें साइड में रख करके थोड़ा रेशनली सोचो कि तुम कंज्यूम क्या कर रहे हो, ठीक है ना, क्या वो वाकई में तुम्हारे लिए सही है या नहीं है, ठीक है ना। मे बी आप ऐसा बोल सकते थे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मे बी ऐसा बोल सकते थे कि शायद अगर नॉर्मल होता तो सही था, लेकिन कम से कम ऐसे देख लो कि आज उसकी जो फॉर्म चेंज की गई है, जिस तरीके से जो जबरदस्ती से जो चीजें प्रोड्यूस की जा रही है, वो प्रोसेस बिल्कुल भी सही नहीं है, ना तो उनके लिए ना आपके लिए, ठीक है ना। तो दैट्स वाई पोल्ट्री फार्मिंग का शेयर बढ़ा है 58%। बाकी कह रहे इसके बाद बाकी सब आते हैं, जैसे अदर कैमल्स लोग ये पालते हैं, एसेस है ना, हॉर्सेस, पोनीज, म्यूल्स, ये सारे एक ही कैटेगरी के होते हैं। खच्चर जो आपको ऐसे देखने में लगते होंगे कि घोड़े हो गए, खच्चर हो गए, गधे हो गए, है ना, तो ये सारी चीजें ये भी लोग पालते हैं। ये क्यों पालते हैं? हाँ, क्या चीज? म्यूल्स, खच्चर को ही बोलते हैं आई थिंक। पोनीज, आई थिंक पोनीज का पक्का नहीं पता मेरे को क्या होता है, छोटा सा होता है ना, वो सारे इसी कैटेगरी के होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक ही ये कैटेगरी के जो देखने में ऐसे लगते हैं आपको, मतलब छोटे बच्चे से पूछोगे सबको गधा ही बताएगा ठीक है ना। अब कोई छोटा हो कोई बड़ा गधा हो वो बात अलग है, तो एक ही उसके मतलब कैटेगरी के रहते हैं। तो लोग इन्हें भी पालते हैं, खासकर इन्हें पता क्यों पालते हैं इन कैटेगरी के लोगों को? ट्रांसपोर्ट के लिए। किसके लिए? क्योंकि नाम ही उसका वो है ना, वो किसी किसी पर्पज में और तो आएगा नहीं भाई, दूध तुम उसका नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो उसको अब पता नहीं, लोग कहीं कहीं पे तो शायद खाते भी होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैंने देखा है वो ट्रांसपोर्ट के मीडियम में यूज करते हैं। अब तो जैसे थोड़ा सा जब से क्या हुआ है, ग्रोथ हुई है जो ट्रांसपोर्टेशन के जो मीडियम है कुछ अच्छे हुए हैं, तब से तो सही है। अदरवाइज तो तुमने देखा होगा कि जब कंस्ट्रक्शन का काम होता था ना, तो ये गधों के ऊपर वो ईंट लाद करके अभी भी करते हैं, है ना पूरा। और वह बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि चढ़ाई पे चढ़ाते हैं इतना, और नहीं चढ़ता तो उसको मारते हैं जबरदस्ती, है ना भाई। एक उसकी भी कैपेसिटी है, वो भी बेचारा। अब क्या है, बस उसकी गलती इतनी है कि उसके अंदर दिमाग नहीं है और वो बेजुबान है ना। और तुम होशियार इसलिए बन गए क्योंकि तुम्हारे अंदर दिमाग है, और तुम्हारी वो क्या बोलते हैं, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, तो तुम इसलिए होशियार बन गए, ठीक है। चलो, इंडिया हैड अबाउट 300 मिलियन कैटल। कह रहे कि भारत में कितने मिलियन कैटल है? 300 मिलियन, बोले तो 30 करोड़। कितने करोड़? अच्छा, रोजगार कितने को मिला है? 70 मिलियन को। कितने को मिला है? 70 मिलियन को, यानी कि 7 करोड़ को। और कैटल कितने हैं? 300 मिलियन, बोले तो 30 करोड़, इंक्लूडिंग 108 मिलियन बफेलोज इन 2012, जिसमें से कि 108 मिलियन बोले तो 10 करोड़ 80 लाख क्या है, अकेली बफेलो है। तो ये डेटा कब का है? 2012 का है। नमन भैया नया डेटा कराओगे क्या? नहीं, एनसीईआरटी में इतना ही है, बस इतना ही करना है, ठीक है ना। ये भी मोर देन इनफ है। नमन भैया यार तुमने कंफ्यूज कर दिया इस टॉपिक में, मतलब ये बता क्या रहा है, तुम हमें पढ़ा क्या रहे हो। बच्चों में मानता हूँ आज पहली बार ऐसा हुआ कि ये कुछ मतलब ये बता अच्छे अच्छे के लिए रहा है, लेकिन मैं इसको जस्ट ऑपोजिट करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आपको एग्जाम भी लिखना है अपना, तो इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर इसकी इंटेंशन से जैसा ये पढ़ाना चाहता है, अगर उसमें कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ लो अभी। आया समझ में? किसी को कुछ पूछना है? नहीं, आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों डेयरिंग। डेयरिंग इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है दैट इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग, रेजिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ डेयरी एनिमल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड द वेरियस डेयरी प्रोडक्ट प्रोसेस्ड फ्रॉम इट। एनिमल हस्बेंड्री में सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन डेयरिंग में खासकर कौन आते हैं? ऐसे ऐसे एनिमल्स आते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे जिनकी हम ब्रीडिंग करते हैं, रेजिंग करते हैं और उनका यूटिलाइजेशन करते हैं। किसका?
डेयरी एनिमल्स का, किसके लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, और उनसे और भी बहुत सारे क्या, किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए, जो उनसे क्या होते हैं? प्रोसेस किए जाते हैं। मतलब वही उनके जो बेसिकली क्या बोलते हैं? कैरकैस बोलते हैं, CARCASS, जो उनका मांस होता है उसे कैरकैस बोलते हैं। तो उसके लिए, ठीक है ना, मिल्क के लिए, बाकी उनसे जो, और इनफैक्ट इनको इसलिए पालते हैं ताकि इनसे लेदर मिल सके। क्या मिल सके? लेदर। लेदर बनने की प्रोसेस देखोगे ना, मतलब समझो कि तुम्हारी बॉडी पे से तुम्हारी कोई चमड़ी उतार रहा है, खोलते हुए पानी में डाल के, सारा हिसाब देना पड़ेगा बेटा। ठीक है ना। डेयरिंग इज द, और भी ऑप्शंस है ना, मतलब जैसे लेदर है, आप अगर लेदर का कंजप्शन करते हो, इस तरह की चीजें छोड़ सकते हो, एटलीस्ट शौक के लिए तो कर रहे हो। किसको क्या है, मतलब अब क्या है कि ठीक है लोग लेदर का कंजप्शन करते हैं, छोड़ देंगे तो क्या ही तुम्हारी जिंदगी रुक जाएगी क्या? है ना। मान लिया तुम बेल्ट वगैरह बांधते हो तो ठीक है, नॉर्मल ले लो, रैक्सीन की ले लो, 6 महीने चल जाएगी, सस्ती भी आती है, 6 महीने भी चल जाएगी, तो क्या दिक्कत है? अब देखो, हाँ बहुत, आजकल तो बहुत ऑप्शंस है मार्केट में, बहुत ऑप्शंस है। हाँ हाँ। बस अब ये बहुत अलग ही टॉपिक है, इसमें मतलब बहुत ज्यादा डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन बस यही है। हाँ जी। तो बच्चों, अब वो जैसे ये है कि लेदर वगैरह के लिए भी इन्हें क्या करते हैं? पालते हैं लोग, ठीक है ना। और पास्ट में भी इनफेक्ट ऐसा भी हुआ है। दरअसल क्या है ना, ये बहुत खतरनाक इंडस्ट्री है। आप एक कभी वो देखना, एक डॉक्यूमेंट्री है काओस्पिरेसी करके, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको काओस्पिरेसी, तो थोड़ा पता पड़ेगा तुम्हें। दरअसल इन इंडस्ट्री के बारे में, इनके खिलाफ जो बोलता है ना, मतलब उसके अंदर बहुत दम चाहिए बोलने के लिए कि जो इनके खिलाफ बोलता है, क्योंकि इनके अंदर जो इन इंडस्ट्री में जो लोग बड़े बड़े लेवल पे जो एग्जिस्ट करते हैं ना, वो एक टाइप से मानो कि माफिया ही है। जैसे एक स्पीकर, बहुत अच्छे स्पीकर, मतलब जो काफी अच्छा बोलते थे, राजीव दीक्षित को शायद तुमने सुना होगा, है ना। तो राजीव दीक्षित की भी मौत भी कोई ऐसा की मौत नहीं है, तो उनके भी उसमें भी मतलब वो इनके अगेंस्ट में बोलते थे। तो जो लोग अब जो बड़े बड़े जो इनसे पैसा बनाते हैं, एक टाइप माफिया टाइप से ही, उनके बोलने से इन्हें दिक्कत होती है। बिल्कुल। वो जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी उनके विरोध में बोलते थे वो सारी जो चीजें कि जैसे अब क्या होता है ना कि अब मान ले तुम मैगी के अगेंस्ट में बोल दो कि इससे पैनक्रियाज कैंसर होता है, उसमें वो लेड की कोटिंग करते हैं, वैक्स की कोटिंग करते हैं। अब तुम सोचो वैक्स तुम खा रहे हो तो उससे पैनक्रियाज कैंसर होता है, तुम्हारी बॉडी में मतलब इंटेस्टाइन तुम्हारी क्या हो सकती है? ब्लॉक हो सकती है। तो इसके खिलाफ बोलते थे वो। तो भाई एक नॉर्मल सी बात है कि बड़ी बड़ी कंपनी के खिलाफ बोलेंगे तो उन्हें तो दिक्कत होगी, क्योंकि उनका प्रॉफिट नहीं आएगा ना, लोग खाएंगे नहीं, कंज्यूम नहीं करेंगे, लोगों को सच्चाई का पता चलेगा, दैट्स व्हाई। खैर, तो इनको मिल्क के लिए और इनसे प्रोसेस होने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए इनको क्या किया जाता है? इनको ब्रीड किया जाता है, इनको रेज किया जाता है, इनका यूटिलाइजेशन। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो ब्रीडिंग के लिए भी बहुत बड़े स्केल पे इनको क्या करते हैं? इन यूज क्या, एक्सप्लॉइट ही करते हैं, ठीक है ना। डेयरिंग इज द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। डेयरिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे प्रोड्यूस किया जाता है, स्टोर किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मिल्क को और बाकी दूसरे प्रोडक्ट को, ठीक है ना। द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन डेयरी सेक्टर ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स हैज बीन क्वाइट इंप्रेसिव। कह रहे कि जो परफॉर्मेंस है हुई ना इन सेक्टर में, डेयरिंग के सेक्टर में, वो काफी क्या हुई है? इंप्रेसिव है, मतलब इसमें ग्रोथ देखने मिली है। हाँ ठीक है, बाकी तो अब एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज तो जनरेट होगी नहीं, तो ठीक है अब जानवरों का ही क्या करो, उनको एक्सप्लॉइट करो, उनको ही यूज करो, ठीक है ना। तो कह रहे कि इसमें ग्रोथ आई है। मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री हैज इंक्रीज्ड बाय अबाउट 10 टाइम्स बिटवीन 1951 टू 2016। अमूल की केस स्टडी में भी देखा था हमने, है ना। 300 लीटर से लेकर के कितना प्रोडक्शन, अब देखो ना, मतलब अमूल भी दूध की धुली नहीं है। तुम सोच रहे हो जिस इंटेंशन से अमूल स्टार्ट हुई थी, शायद आज वो इंटेंशन ना हो। अब मार्केट में कितनी भी डिमांड आ जाए, मार्केट में कितनी भी डिमांड आ जाए, फुलफिल सब हो जाती है। कहां से हो रही है? हो कहां से रही है?
सबसे बड़ा एक्सप्लॉयटेशन तो है ही है, लेकिन एक और चीज है, मैं आपको बताऊं, फिर वही बात बोलूंगा, तुम बोलोगे ना मन भैया तुम यार हमारा पता नहीं क्या, तुम क्या पढ़ा रहे हो हमें। ऐसी ऐसी चीजों से दूध बनाया जाता है। पाउडर तो चलो फिर भी सही है, मेलामाइन मैंने एक बार बताया था आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, मेलामाइन वो तो बताया ही था, लेकिन तुम सुनोगे ना मतलब अलग ही गेम क्या, तुम्हें पता भी नहीं है कि दूध में किन किन चीजों से मिला करके दूध बनता है। मेलामाइन तो चलो फिर भी ये बोलोगे चलो ठीक है बॉडी खराब होगी, एटलीस्ट कोई तो नेचर की कोई चीज है, मिट्टी बोल दो चलो, ठीक है ना कि मेलामाइन, चलो अगर मैं उसे, हालांकि अच्छा नहीं है वो, अगर उतना बोलो, लेकिन उसमें ऐसी ऐसी चीज डाली जाती है कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो एक तो वो, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है वो, एक तो वो डलता है, एक वो भी डलती है उसमें, फर्टिलाइजर्स भी डलते हैं, ठीक है ना, और क्या डलती है उसमें, एक यूज किया जाता है उसमें सुअर की चर्बी। तुम बोलोगे ना ये क्या बता रहे हो बेटा, ये सच्चाई है, तुम सर्च करके देखना, अभी तो तुम्हें टाइम ही नहीं मिला होगा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से इधर उधर की बातों से तुम देखोगे क्या क्या चल रहा है तो पता पड़ेगा, ठीक है। और ये सारी चीजें मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में बताई थी आपको, कंपनी बहुत स्किलफुली इन चीजों को बताती है, लेबल पे बताना तो होता है उन्होंने, लेकिन बहुत स्किलफुली बताती है, सीधा नहीं बताती है वो। कभी देखना E41, 85, 484, 481, 490 इस तरह की सीरीज रहती है प्रोडक्ट पे, उन्हें सर्च करना कि E490 क्या होता है, 484 क्या होता है, उसमें पता पड़ेगा ये किस किस चीज से मिलकर के बनते हैं, तब पता पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ जी। अच्छा फिर तुम बोलोगे ना मन भैया कि यार हमें कैसे पता पड़ेगा, वो तो कंपनी तो क्या करके रखती है, वो ग्रीन मार्क और रेड मार्क लगा के रखती है। बेटा बात तो ये है कि वो ग्रीन मार्क और रेड मार्क की डेफिनेशन क्या है, गवर्नमेंट ने ग्रीन मार्क में और रेड मार्क में किस किस को अलाउ किया है, वो भी तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना कि उसकी डेफिनेशन क्या है, कि उसमें क्या क्या चीजें आती है, तो वो चीज है। तो कह रहे हैं मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा है 1951 से लेकर के 2016 तक, ठीक है, ड्यू टू द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन फ्लड, क्योंकि भारत में क्या चलाया गया, अब ध्यान से सुनना, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, बोले तो व्हाइट रेवोल्यूशन, जो हमने कहां पे देखा था, अमूल की केस स्टडी में देखा था। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन, वही तो बात कर रहे हैं, वहां पे भी हमने ये देखा था कि भारत का मिल्क के प्रोडक्शन में क्या आती है, रैंक फर्स्ट आती है। कह रहा हूं ना मैं आपको, डिमांड कितनी भी हो, कम हो ज्यादा हो, सबकी पूर्ति हो जाएगी। कुछ फेस्टिवल्स पे क्या रहती है, डिमांड ज्यादा रहती है, चाहे वो भले ही दिवाली हो, चाहे भले ही ईद हो, ठीक है ना, लेकिन डिमांड सबकी पूरी हो जाती है। एक बात तो बताओ, मान लिया लाइव स्टॉक है बच्चों, लाइव स्टॉक तो लिमिटेड ही होंगे ना, वो जो है वो तो है ना। अच्छा बाकी जो नॉर्मल जो डेली की जो डिमांड है वो भी पूरी हो रही है, और फेस्टिवल्स पे एडिशनल डिमांड रेज हुई है, वो भी क्या हो रही है, पूरी हो रही है। तो कहां से पूरी हुई, लाइव स्टॉक तो भाई सेम ही है ना। तो दो ही चीजें हैं, या तो आर्टिफिशियल वो चीजें प्रोड्यूस की गई है, वरना उनको क्या किया गया है, एक्सप्लॉइट किया गया है, जबरदस्ती की गई है उनके साथ इंजेक्शन वगैरह लगा करके, तो वो चीज है। ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एक नंबर के लिए क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए कि जो ऑपरेशन फ्लड था जिसको व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं, ये किसने स्टार्ट किया था, एनडीडीबी ने, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने, इन 1970 अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ डॉक्टर वर्गीज कुरियन, और वो कौन है, फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन। दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, किसने स्टार्ट की थी ये, एनडीडीबी ने, ठीक है ना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने, कब में की थी, 1970 में की थी, है ना। ऑपरेशन फ्लड को क्या कहा जाता है, व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो इस तरह की 4-5 क्वेश्चन छोटे छोटे 1 मार्कर क्वेश्चन अराइज होते हैं उससे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम वाज टू क्रिएट अ नेशन वाइड मिल्क ग्रिड, इसको चलाने का जो मकसद था, जो पर्पस था, वो ये था कि भारत को मिल्क ग्रिड बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे, मिल्क ग्रिड क्या होता है, जहाँ पे मतलब बड़े स्केल पे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है मिल्क का, ठीक है ना, तो वो चीज है। नेक्स्ट है, अंडर द ऑपरेशन फ्लड सिस्टम ऑल द फार्मर्स पूल देयर मिल्क प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रेड्स। क्या बोल रहा है, ऑपरेशन फ्लड सिस्टम में जो सारे के सारे फार्मर्स थे, वो अपना जो दूध जो भी वो लाते थे उधर से अपने घर से, वो सब एक जगह इकट्ठा करते थे,
जैसे उधर अमूल वाली केस स्टडी में देखा ना, सारे जो फार्मर्स वो महिलाएं लाइन लगा के खड़ी है, फिर वो वहां पे जाकर के डाल रही है, वो से प्रोसेस की क्या करते हैं, उसकी क्या बोलते हैं उसको, पीएच वैल्यू तो नहीं बोलेंगे, आई थिंक फैट बोलते हैं। तो उसका फैट क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है ना। वो तो पीएच वैल्यू से तो उसका एसिडिक और बेस का पता चलता है, हालांकि दूध तो बेस ही होता है, तो उसके फैट मेजर करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि इस सिस्टम में फार्मर्स पूल करते थे, पूल मतलब इकट्ठा करते थे अपना मिल्क अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रेड। किसके अकॉर्डिंग, अब वो ग्रेड कैसे पता चलेगा, फैट के अकॉर्डिंग। भाई फैट 55 है, 75 है। हमारे बगल में अंकल है, उनकी वो डेयरी है, वो जब मैं इधर से जाता हूँ ना तो पूरे साइंटिस्ट बन के रहते थे, जैसे आइंस्टीन बन रहे हो वो ऐसे ऐसे कई बार तो बच्चे हमें भी बोलते थे अंकल वो कि अंकल तुम तो पूरा साइंटिस्ट ही बन गए हो, ठीक है ना। हमें बोलते कि तुम्हारे बगल में साइंटिस्ट रहते हैं। तो ऐसे उसमें एक वो लेते हैं, क्या बोलते हैं उसे, बीकर लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें वो दूध डालते हैं, फिर कुछ केमिकल डालते हैं, तीन डालते हैं, कह रहे देखो भाई पूरा आइंस्टीन की रिसर्च चल रही है। तो वैसा फैट चेक होती है। तो वो कह रहे हैं एंड द सेम इज प्रोसेस्ड एंड मार्केटेड टू अर्बन सेंटर्स। कह रहे हैं उसे प्रोसेस करके फिर कहाँ पे बेचा जाता है, कहाँ पे सप्लाई किया जाता है, मार्केट किया जाता है अर्बन सेंटर्स में। कुछ तो जैसे अमूल में देखा था, कुछ तो वहीं पे सप्लाई हो जाता था लोकल एरिया में, फिर उसे कुछ स्टेट लेवल पे भेजा जाता था वहां पे, और भी उसके फर्दर प्रोडक्ट, सेकेंडरी प्रोडक्ट बनते थे, जैसे कि मक्खन वगैरह, दही वगैरह, ये सारी चीजें थ्रू कोऑपरेटिव्स। और ये सब किसके लिए, किसके थ्रू किया गया, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू, जैसे कि अमूल, ठीक है ना। एग्जांपल लिख लेना यहाँ पे, एग्जांपल अमूल, ठीक है ना। द फार्मर्स आर एश्योर्ड अबाउट अ फेयर प्राइस एंड इनकम। फार्मर को एश्योरेंस दिया गया कि तुम्हें फेयर प्राइस मिलेगा और तुम्हारी इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज की जाएगी। गुजरात स्टेट इज हेल्ड एज अ सक्सेस स्टोरी इन द एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव। कह रहे कि गुजरात को क्या माना, गुजरात से ही स्टोरी चालू होती है, सक्सेस स्टोरी, जहां से मतलब क्या हुआ, ये मिल्क का प्रोडक्शन क्या हुआ, चालू हुआ, और ये जो कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव का, उसका इंप्लीमेंटेशन एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन चालू हुआ कोऑपरेटिव्स के थ्रू, व्हिच हैव बीन फॉलोड बाय मैनी स्टेट। बाद में फिर इसी काम में, इसी मॉडल को लेकर के बाकी स्टेट भी कूद पड़े, जैसे ओडिशा वगैरह या बाकी दूसरे जो स्टेट है। फिर आगे बोल रहा है एग्स, वूल and other byproduct are also emerging as important productive sectors for diversification। कह रहे कि इनसे बाय प्रोडक्ट समझते हो आप, जो मेन प्रोडक्ट से क्या होता है, अलग होता है, ठीक है ना। तो वो चीज, जैसे कि कई जो लोग मान लिया गाय भैंस को किसके लिए यूज करते हैं, कैरकस के लिए यूज करते हैं, तो उनके लिए बाय प्रोडक्ट क्या हो गया, मिल्क हो गया। जो लोग मिल्क के लिए उन्हें पालते हैं तो उनके लिए फिर बाय प्रोडक्ट क्या हो गया, कैरकस हो गया, क्योंकि जब वो किसी काम में नहीं आएगा या आएगी तो उसे फिर वो ऐसे वो खा जाएंगे उसे, तो वैसा। तो कह रहे एग्स, वूल, जैसे शीप हो गए, शीप, ठीक है ना। तो वो उससे दूध भी निकालते हैं लोग, और फिर क्या भी बनती है, वूल भी बनती है, ठीक है ना। उन्हें बहुत पेन होता है, उनके जो, हाँ, जो उनके जो बाल उतारे जाते हैं बहुत पेन होता है उनसे, ठीक है ना, उनको बीमारी भी होती है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो उनसे बाय प्रोडक्ट मिलते हैं वो भी काफी क्या है, ल्यूक्रेटिव सेक्टर है, किसके लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ऐसा बोल रहा है, मतलब काफी जिससे पैसा बनाया जा सकता है। मुझे पता है मैंने बहुत अच्छा नहीं पढ़ा है टॉपिक, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसकी पढ़ाने की सेंस कुछ और चल रही है, मेरी सेंस कुछ और ही चल रही है, ठीक है ना। और ना ही मैं इसे पढ़ाना चाहता बहुत ज्यादा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं पढ़ाना चाहता जिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखा है, ठीक है ना। तुम पढ़ लो, तुम्हें समझ में आ गई होगी चीजें, बस एग्जाम में लिखाना, बात खत्म, ठीक है ना। फिशरीज आज चालू करेगी कल, भैया छोड़ दो भाई, इतना अब नहीं होगा, अब नहीं झिलेगा, बहुत ज्यादा करा दिया। थैंक यू वेरी मच बच्चों। कल इस टॉपिक को हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, और 2 एक क्लास लगेगी किस पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, ठीक है ना। तो अब मुश्किल से 3 एक क्लास का क्या रह गया, चैप्टर रह गया। थैंक यू वेरी मच।